जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो पहले कभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम दिए लेकिन उसमें असफल रहे कुछ ना कुछ कारणों की वजह से। और आज उन्होंने एक ऐसी कॉरपोरेट लाइन चुनी है जिसकी मदद से न केवल वो खुद लाखों के पैकेज पे हैं, बल्कि उन्होंने अपने फैमिली पर्सन्स, अपनी सिस्टर, अपने भाई को भी इसी लाइन में ले गए, इवन अपने किराएदारों को भी इसी लाइन में ले गए और वो भी आज लाखों के पैकेज पे हैं। क्योंकि आप सभी लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से बच्चे कुछ नंबरों से रह जाते हैं, कुछ पॉइंट से रह जाते हैं और हतोत्साहित हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये हमारी किस्मत में ही ऐसा लिखा है। तो मेहनत करने वालों के लिए किस्मत कोई रोल नहीं अदा करती। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपके लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं। तो चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं तोमर साहब से। स्वागत करते हैं सर आपका तपोभूमि क्लासेस पर बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बदावर साम्राज्य के इस महल पर। तो एक बार पहले आप अपना परिचय दे दीजिए जिससे सभी बच्चे जान जाएं कि आप जी क्या हैं और मतलब क्या काम करते हैं। जी, मेरा नाम कृष्ण प्रताप सिंह तोमर है और मैं रहने वाला पोरसा का हूँ। मेरा एक छोटा सा गांव है जोटई, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। फ़िलहाल मेरा घर है, जो निवास स्थान है वो शिवपुरी में है। और बचपन से ही मेरी हमेशा से फ़ौज में जाने की बड़ी इच्छा थी। पिताजी मेरे फ़ौज में थे तो मुझे वर्दी की नौकरी मैं हमेशा से करना चाहता था। लेकिन काफ़ी तैयारी की, काफ़ी सारे सरकारी एग्ज़ाम दिए, किन्हीं कारणवश मैं उनमें नहीं जा पाया। और अभी की बात करें तो मैं पिछले कुछ सालों से, लगभग पिछले 6-7 सालों से पुर्तगाली और स्पेनिश भाषा के अनुवादक के तौर पे काम कर रहा हूँ। अभी करंट में मैं काम कर रहा हूँ एचपी नाम की कंपनी में। एचपी काफ़ी सारे लोग जो जानते होंगे, लैपटॉप कंप्यूटर्स बनाती है। तो इसमें काफ़ी समय, करीब 3 साल से काम कर रहा हूँ। उससे पहले कुछ और कंपनियों में काम किया। तो ये मेरा अभी का प्रोफेशन है। अच्छा, पहले आपने कौन कौन से गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी की और उसमें किस किस स्टेज तक आप गए और कौन सी सन में आपने मतलब ये चालू किया जो अभी स्पेनिश और पुर्तगाली लैंग्वेज आपने कब सीखी? जी, तो ग्रेजुएशन मेरी हो गई थी सन 2012 में। और 2012 में उसके बाद मैंने, जैसे कि मैंने बताया कि मैं फ़ौज में जाना चाहता था, तो मेरे मेरा मेरा फोकस वर्दीधारी एग्ज़ाम्स की तरफ थे, जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो कमीशन्ड अफसर बनते हैं उनके एग्ज़ाम्स की तरफ। उसके साथ साथ जो CPOSI का एग्ज़ाम था, MP पुलिस के एग्ज़ाम्स थे, तो इन्हीं की तरफ मेरा मेन फोकस था। मैंने इनमें काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स दिए भी। हालांकि मेरी पढ़ाई बचपन से बाहर से हुई थी। मेरी पढ़ाई गोवा से हुई थी, पिताजी मेरे नेवी में थे, तो इसलिए मेरी शुरुआती जो प्रारंभिक पढ़ाई होती है क्लास 6वीं तक, वो गोवा से हुई। लेकिन फिर उसके बाद मैं आ गया शिवपुरी, मेरे पिताजी के देहांत के बाद, और बाकी की पढ़ाई मेरी वहाँ से हुई। थोड़ी पढ़ाई मैंने सैनिक स्कूल रीवा से की। और उसके बाद फिर अपने इन एग्ज़ाम, ग्रेजुएशन किया मैंने भोपाल से। अपने इन एग्ज़ाम्स की तैयारी की। एग्ज़ाम्स में मैंने CPOSI भी दिया और ये सारे काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स दिए कि किसी में, किसी ना किसी कारण से, किसी में एग्ज़ाम पास हो जाता तो तो फिज़िकल फिजिकल में रह जाते, में किसी में कभी कभी एग्ज़ाम्स ही नहीं हाँ, निकलते। MPSI भी दिया आप बता एम रहे पी थे। MPSI भी दिया मैंने, लेकिन हाँ, MPSI मेरा निकल नहीं पाया क्योंकि मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं अच्छा, थी। और हिंदी का वेटेज भी जी, है। हिंदी, और उसमें हिंदी का वेटेज था। हाँ, CPOSI का एग्ज़ाम दिया, उसमें एग्ज़ाम निकल गया, लेकिन फिर मैं SSC के और भी एग्ज़ाम दिए। SSC के CGL भी दिया था मैंने, हाँ, तो वो लेकिन वो एग्ज़ाम्स मेरे नहीं निकल प्री या पाए। मेंस कहाँ पे? प्री भी नहीं निकल प्री भी पाया नहीं था। जी निकला, नहीं, अच्छा। प्री भी नहीं निकल पाया था। तो काफ़ी तैयारी की, काफ़ी हताश भी हुआ, लेकिन हाँ, लगा रहा कि चलो चले करते हैं। फिर कुछ कारणवश एक ऐसा समय आया कि जब घर का पूरा दारोमदार मेरे कंधों पे आ गया। मेरे पिताजी काफ़ी, जब मैं छोटा था तब शांत हो गए थे। उसके बाद मेरे चाचा जी का भी निधन हो गया, तो घर की सारी जिम्मेदारी आ गई। तो इसलिए मैंने सोचा कुछ ऐसा कोर्स किया जाए या कुछ ऐसी नौकरी की जाए जिससे मैं घर की भी देख रेख कर मतलब सकूं। करंट में अपन तुरंत कुछ ना कुछ कमाने जी, लगे। करंट में कुछ कुछ ना कुछ ऐसा कमाने लगे। तो मेरे भाई ने मुझे सजेस्ट किया कि आप विदेशी भाषा का कोर्स करिए, उसमें भी पुर्तगाली भाषा का कोर्स करिए। तो पुर्तगाली भाषा सीखने मैं आया दिल्ली। इसमें सर्टिफिकेशन होते हैं अलग अलग अच्छा। लेवल्स के, A1, A2, B1, B2। तो मैंने इसका कोर्स करना चालू कर दिया। लगभग 1 साल का कोर्स किया और उसके बाद में मुझे बतौर पुर्तगाली भाषा के अनुवादक के तौर पे एक FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस नाम की एक कंपनी थी नोएडा में, उसमें नौकरी मिल गई। अच्छा, तो और शुरुआती प्रारंभिक तनख्वाह की बात करें तो लगभग 40,000 रुपए से मेरी शुरुआत हुई अच्छा। थी। 10 महीने का कोर्स रहा कब था। की बात है ये? जी, 2000? ये सन 2016 की बात है। अच्छा। 16 से 17, एक साल, करीब 10 महीनों का मैंने कोर्स किया था। हम्म। और 1 साल के अंदर अंदर लगभग मेरी नौकरी लग गई थी। मतलब कोर्स करने के 2 महीने के अंदर अंदर मैंने अलग अलग नौकरियों में अप्लाई करना चालू किया और फाइनली वहाँ पे फिर मेरी नौकरी लग गई थी। अच्छा, तो
एक्चुअली हमारा जो मकसद है इस वीडियो को बनाने का कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और लगातार 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें मतलब इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि वो योग्य बहुत हैं, लेकिन वो इसी दिशा में काम करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि इसके अलावा कोई और दिशा नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आपने कोर्स किया, क्या वास्तव में ये बहुत कठिन कोर्स है? और कोर्स किया तो इसकी फ़ीस कितनी थी और किस तरीके से आपने जॉब ढूंढी? क्योंकि बच्चों का कहना है कि बच्चों के पास डिग्रियां बहुत हैं, हर बच्चे के पास बीए, एमए, बीएससी कुछ भी है, तो मतलब बहुत सारी डिग्रियां हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती। तो जॉब कब मिलती है, क्या पैमाने होते हैं और क्या प्रक्रिया होती है? ठीक है। तो बात करें अगर कोई भी विदेशी भाषा सीखने की, मैं सिर्फ जो भाषाएं मैंने सीखी सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा, और भी विदेशी भाषाएं जैसे कि जर्मन हो गई, इटालियन हो गई, स्पेनिश हो गई, फ्रेंच हो गई, पोर्चुगीज़ हो गई, जापानीज़ हो गई, चाइनीज़ हो गई, सब भाषाओं के अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं और वो अलग अलग भाषाएं सिखाते हैं। इन इंस्टीट्यूट्स के ज़्यादातर जो ऑफिसेज हैं या जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपको दिल्ली में मिलेंगे। तो दिल्ली में आके आप इन अलग अलग भाषाओं में कोर्स कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इनमें लेवल्स होते हैं अलग अलग। अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें, ज़्यादातर भाषाएं जो कि यूरोपीय भाषाएं हैं, जैसे कि फ्रेंच, पोर्चुगीज़, जर्मन या फिर इटालियन, इन सब भाषाओं के कोर्स लगभग 1 साल के ड्यूरेशन के होते हैं, जो फास्ट ट्रैक कोर्स होते हैं, जिसमें आप 1 साल के अंदर लगभग B1 से B2 तक आप कंप्लीट कर लेते हैं। A1 सबसे छोटा, A2 उसके बाद, B1 उसके बाद और आखिरी में B2। किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के लिए आपके पास B2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप B2 कर लेंगे, उसके बाद आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। अब किसी भाषा में इन सर्टिफिकेट के नाम अलग हो सकते हैं, जैसे जापानीज़ में N1, N2, N3 होता है, किसी और भाषा में कुछ और नाम से बोले जाते हैं। तो ये नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पैमाने लगभग एक ही होते हैं कि 4 से 6 लेवल आपको सर्टिफिकेशन का चाहिए और उसके बाद नौकरी आपकी लग जाएगी। अब साथ ही साथ बात करते हैं इनकी फ़ीस की। तो फ़ीस की आमतौर पर इसमें प्रति लेवल अगर फ़ीस की बात करें, 15 से लेके 25,000 रुपये प्रति लेवल के आसपास इसकी फीस है। अगर एक लेवल की बात करें, एक लेवल कंप्लीट होने में लगभग लगता है 2 से ढाई महीने। तो 2 से ढाई महीने इसमें लगभग लगते हैं। और अगर इस हिसाब से देखें तो 4 से 6 लेवल लगभग 1 साल में या 1.25 साल मैक्स टू मैक्स भी मान लीजिए उसमें पूरा हो जाता है। और एक इसकी ड्यूरेशन फीस होगी तो करीब आप 2.5 महीने में पे करते हैं 15 से 25,000 रुपये। अगर आप उसको लेवल को क्लियर नहीं कर पाते तो फिर आप दोबारा पढ़ेंगे। तो इसमें आप जैसे ही आपका लेवल पूरा हो जाता है, आपको सर्टिफिकेशन का एग्ज़ाम देना पड़ता है और आपको उस लेवल का सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो जैसे जैसे आप करते जाते हैं, कंपनी आप B2 हो जाएगा, आप अलग अलग कंपनियों में अप्लाई कर सकते हैं। अब हम कंपनियों में अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का सवाल होता है, कंसल्टेंसी है, किसी को पैसे देने पड़ेंगे। कुछ नहीं करना आपको। बच्चे ये बोलते हैं जुगाड़ नहीं है, हम नहीं है ना, नहीं, तो लग ही नहीं पाएंगे, या नहीं, फिर लिंक्डइन पे कोई हमें रिकमेंड नहीं करता है, आजकल वो भी चलता है ना, कोई आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस आप अगर आपको भी आज चेक करना हो कि किसी भी लैंग्वेज की, जैसे मान लीजिए मैंने किया था, जैसे जब मैं सोच रहा था यार कौन सी सीखूं भाषा, जर्मन सीखूं, पुर्तगाली सीखूं, स्पेनिश सीखूं, सबसे पहले कौन सी भाषा सीखूं, मैं गया नौकरी के पोर्टल पे, मैंने उसमें सर्च किया पोर्चुगीज़ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। और जब मैंने उसमें सर्च किया, उसमें लिस्टेड सारी नौकरियां आ गई, उनके सामने उनकी लिखी हुई तनख्वाह भी आ गई कि हम स्टार्टिंग पैकेज इतना होगा और हम अधिकतम इतना दे सकते हैं। हालांकि वो स्टार्टिंग थोड़ा कम भी लिख देते हैं कई बार, हालांकि उस आपको 4 लाख सालाना, 5 लाख सालाना, लेकिन पैसे इससे और ज़्यादा मिल जाते हैं। अच्छी शुरुआत हो जाती है। काफ़ी सारे जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स जो नए नए बनते हैं उनकी अच्छी शुरुआत हो जाती है। और क्या? अच्छा, वो आपने मतलब जॉब फाइंड कहाँ से की, मतलब कहाँ से? नौकरी, जो मेरी नौकरी लगी थी वो लगी थी naukri.com से। मैंने नौकरी पे गया, मैंने हाँ जी, नौकरी पे गया। नौकरी पे मैंने अपनी प्रोफाइल बना के रखी थी कि मैंने ये सर्टिफिकेशन करके रखा है, ये मेरी जो क्वालिफिकेशन है, और उसमें जो भी जॉब्स आती थी उस पर मैं अप्लाई कर देता था। तो मैंने उसमें एक कस्टम अलर्ट आता है जो कि आप लिंक्डइन पे भी लगा सकते हैं, नौकरी पे भी लगा सकते हैं, कि जैसे ही कोई नौकरी पे कोई उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड नौकरी आएगी, जैसे पुर्तगाली भाषा से रिलेटेड आई, स्पेनिश भाषा से रिलेटेड आई, तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाता है फ़ोन पे। आप जाइए, उस पर अप्लाई करिए। अगर आपका रेज्यूमे, आपका जो CV है वो सेलेक्ट कर लेते हैं HR, वो फिर आपको कॉल करेंगे और इवेंचुअली आप उसके इंटरव्यू के लिए आप उस कंपनी का इंटरव्यू दे सकते हैं। तो आपने तो सर दोनों चीज़ें की हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी तैयारी की है और इसकी भी तैयारी की है। तो आपको मतलब जो कंपटीशन का लेवल कितना डिफरेंस लगता है, और तैयारी आपने जो की है ना, मेहनत आपने मतलब किस में ज़्यादा की
और क्या परिणाम है उनका, एक सामंजस्य मतलब एक संतुलन मतलब बताइए। अगर सरकारी नौकरी की बात करें, मेहनत भी बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर मैं बात करूं विदेशी भाषा सीखने की, तो मेहनत अगर सरकारी नौकरी के कंपैरिजन में देखें तो लगभग मात्र 25% है। आपको 25% मेहनत में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और रही बात कंपटीशन की, कंपटीशन नहीं है इस क्षेत्र में। मतलब कंपनियां मारे मारे ढूंढती हैं लैंग्वेज और एक्सपर्ट्स आप को। तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जाते ही नहीं है। हाँ जी, करीब 3.5 साल हो गए हैं। मैं 3.5 साल से वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, या ये कह लीजिए वर्क फ्रॉम एनीवेयर कर रहा हूँ। जैसे मैं अभी भिंड आया हूँ, तो मैं अपने भाई के घर से काम कर रहा हूँ, और तो जहाँ पे मेरा लैपटॉप जाता है वहाँ पे मेरी नौकरी और अभी चलती तक कितने रहती है। देश घूमा है आप? नौकरी करते हुए ही घूमने का मुझे शौक है। ठीक है, तो मैं पिछले 1.5 साल में मैंने करीब 9 देश घूमे हैं, जिसमें श्रीलंका, मालदीव्स, सेशल्स और साथ ही साथ दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग देश घूमे हैं, जिसमें मैंने नौकरी भी करता रहा, वहाँ मैं काम भी कर लेता, घूम फिर भी लेता, और इसी तरीके से। खुद के खर्चे पे या कंपनी स्पॉन्सर करती है? कंपनी ने भी मुझे बाहर भेजा था। कंपनी ने मुझे ब्राज़ील भेजा था ऑफिस की तरफ से, ऑफिस का काम करने। और उसके बाद फिर मैं खुद भी मुझे घूमने का शौक है, तो मैं खुद भी अलग अलग देश घूमता रहता हूँ। वैसे तो सर का एक ट्रैवलिंग चैनल भी है, तो उसमें वो बताते रहते हैं, जहाँ भी घूमते हैं वहाँ की लैंग्वेज में बात भी करते हैं। वो माइक चल रहा है ना। एक प्रश्न और है सर इसमें, कि अभी तो आप एमएनसीज में काम कर रहे हैं, और कौन कौन से सेक्टर हैं जिसमें इन कोर्स की डिमांड रहती है और जहाँ पर अच्छी जॉब्स हैं इसके लिए? अच्छा, अभी जो मैं एचपी के लिए काम कर रहा हूँ वो फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रहा हूँ। इसी तरह आईटी सेक्टर में ट्रांसलेटर्स की जॉब निकलती है, मेडिकल के क्षेत्र में ट्रांसलेटर्स की जॉब निकलती है, होटल मैनेजमेंट में क्या बोलते हैं ट्रांसलेटर्स की जॉब निकलती है। साथ ही साथ जो टूर गाइड होते हैं उसमें भी जॉब्स निकलती हैं। साथ ही साथ एम्बेसी के साथ काम करने के लिए भी नौकरी निकलती हैं, जो कि एम्बेसी की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और उसमें अप्लाई करना पड़ता है। हालांकि वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होती है, 3 से लेके 5 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें एक फिक्स तनख्वाह होती है। और अगर बाद में आपके संबंध अच्छे हैं, आपका काम अच्छा है, तो इवेंचुअली आप परमानेंट भी हो सकते हैं। अच्छा। हाँ, वो हो सकता है, लेकिन उसमें समय लगता है। वो सिर्फ आपको करीब 2 से 3 कॉन्ट्रैक्ट पूरे करने पड़ते हैं, उसके बाद उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। नहीं, अभी तो और बच्चों को ये भी लगता है कि एमएनसी में काम कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग होनी ज़रूरी है, या फिर वो टेक्निकल काम ही करते होंगे। तो आपका काम क्या है, टेक्निकल काम है या कोई भी डिग्री वाला ये कोर्स करके और ज्वाइन कर सकता है? जी, कोई भी डिग्री, किसी भी तरह की डिग्री हो, बीए हो। अब जैसे मैं हूँ, मैंने बीएससी किया था, मैंने बीएससी प्लेन मैथ्स और फिजिक्स में किया था। और उसके बाद मैंने इससे पहले आईटी इंडस्ट्री में काम किया था, और अभी मैं फाइनेंस में काम कर रहा हूँ, जिसमें मुझे इनवॉइसेस प्रोसेस करने होते हैं, जो कि उन देशों के होते हैं, उन्हीं की भाषा में होते हैं। तो अगर उनमें सब सही है तो मैं उनको प्रोसेस करता हूँ, और जो हमारे वेंडर्स हैं उनको टाइमली पेमेंट होता है। और अगर उनमें कोई खामी होती है तो हम वेंडर्स से बात करते हैं, भाई आप इन्हें सुधार के दीजिए ताकि हम आपका टाइम पे पेमेंट कर सकें। तो ये फाइनेंशियल काम है। तो आप किसी भी फील्ड के हो, चाहे आपने इंजीनियरिंग की हो, चाहे आपने बीए किया हो, बीई किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, कुछ भी किया हो, आपको बस भाषा आनी चाहिए। वो आपका मेन स्किल है, मेन क्राइटेरिया वो है इस क्षेत्र में आने के लिए। भाषा आना ज़रूरी है। भाषा आना जरूरी। हाँ, आप अभी तक कितनी भाषाएं सीख चुके हैं? जी, मैंने सबसे पहले मैंने सीखी थी पुर्तगाली, जिसको मैं करीब 10 महीने का कोर्स था, साल भर के अंदर मेरी नौकरी लग गई थी। और उसके बाद उसको करते हुए नौकरी के साथ साथ 2 साल हो गए थे मुझे। उसके बाद मैंने स्पेनिश भाषा अलग से सीखना चालू की नौकरी के साथ साथ। तो इसमें अलग अलग प्रकार के कोर्सेज होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आप कुछ ऐसे होते हैं बच्चे जो नौकरी के साथ साथ कोर्स करना चाहते हैं, तो शनिवार इतवार की क्लासेस भी होती हैं। कुछ ऐसे बच्चे जो फुल टाइम करना चाहते हैं, उसमें हफ्ते में 4 या 5 दिन की क्लासेस भी होती हैं। तो जैसा आप करना चाहें उस हिसाब से, आपको जो सूटेबल लगे उस हिसाब से आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। तो जैसे ये एमएनसी कंपनी है, तो इनका तो काम पुर्तगाल में भी होगा, ब्राज़ील में भी होगा, स्पेन में भी होगा, तो इनको वहाँ के लोगों को हायर क्यों नहीं करते? मतलब आपकी क्या ऐसी स्पेशलिटी है जो मतलब आपको वो हायर करेंगे और इतना हाई पैकेज देंगे, घर से बैठ के काम कराएंगे? अगर आसान भाषा में कहूँ तो भारत में जो पढ़ा लिखा मजदूर है, हाँ, ठीक है, वो दूसरे देशों की अपेक्षा कंपैरेटिवली बहुत सस्ता है। सस्ता है। अगर उसी सेम स्किल सेट के बंदे को वो किसी दूसरे देश में हायर करेंगे, उसको उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और वहीं भारत में वो कम पैसों में
हायर हो सकते हैं। हाँ, और शायद ऐसा भी कि वहाँ इंग्लिश इतना यूज़ नहीं करते होंगे, वहाँ पे इंग्लिश तो वो इस्तेमाल नहीं ट्रांसलेट कैसे करते। हाँ करेंगे, जी, हाँ मतलब जी, जैसे जहाँ हमारे से काम कराना है वो वहाँ कैसे बता हाँ जी, पाएंगे कि ये काम करना है? हाँ, और वहाँ पे ज़्यादातर ऐसे देश हैं काफ़ी सारे जहाँ पे अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, वो सिर्फ अपनी भाषा पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो उन देशों से अगर हमें लेन देन बना के रखना है तो हमें उनकी भाषा सीखनी पड़ेगी, और इन कामों के लिए हम जैसे ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, और इसमें फ्रीलांसिंग काम भी कर सकते हैं, जैसे किसी का मन है कि चलो हमने शौक के लिए सीख लिया है और हम इसमें कुछ कमाना चाहते हैं, लेकिन किसी बंधन में नहीं बनना चाहते किसी कंपनी के या कुछ, तो मतलब बिल्कुल बिल्कुल ऐसे काम बिल्कुल होते हैं। इसमें फ्रीलांसिंग के लिए आप किसी पर्टिकुलर टूर कंपनी से जुड़ सकते हैं, जिसमें कोई 15 दिन का टूर है, आप उनके साथ जाइए, उनको किसी भी जो भी लोकेशन है उनके बारे में पढ़ के जाइए, पहले से प्रिपेयर करके जाइए और उन लोगों को बताइए। साथ ही साथ मेडिकल के क्षेत्र में भी इसमें अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई विदेश से कुछ लोग भारत में अपना इलाज कराने आ रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों को शायद नहीं पता हो कि भारत में जो मेडिकल फैसिलिटीज सस्ता और अच्छा सस्ता और अच्छा है, तो वो लोग बाहर से आते हैं, लेकिन उनको यहाँ की अंग्रेज़ी नहीं आती या हिंदी नहीं आती। तो वो लोग हम जैसे ट्रांसलेटर्स को किसी कंसल्टेंसी के थ्रू बुलवाते हैं और हम लोग जाते हैं, 1 घंटा या 2 घंटा हम अपना समय देते हैं, और जो भी चार्जेस रहते हैं 2000, 3000, 5000, 6000 रुपये, उस हिसाब से प्रति घंटे के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो ये कुछ फ्रीलांसिंग के काम है, जो कि गाइड बनना हो गया किसी पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड के लिए, या फिर इस तरह के जो छोटे इवेंट्स हो गए, या फिर कुछ छोटी छोटी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं जिसमें बाहर से दोनों देशों के लोग, भारत के लोगों, बाहर से कोई किसी देश से आ रहा हो, आपको उस कॉन्फ्रेंस में रहना और दोनों लोगों के बीच में आपको एज एन इंटरप्रेटर के तौर पर काम करना है, इधर की बात वहाँ और इनकी बात उन वहाँ तक पहुँचा। तो जान पहचान भी बहुत बन जाती होगी, जान काम आती है। जान पहचान जी काम बिल्कुल आती है, क्योंकि एक बार जब आप किसी कंसल्टेंसी से जुड़ जाते हैं तो वो देखते हैं आपका काम है कैसा है, और भविष्य में वो आपको और काम देते रहते हैं। और साथ ही साथ विदेशों में आपके काफ़ी सारे दोस्त बनते हैं। मेरे काफ़ी सारे ऐसे मित्र हैं जिनसे मैं मेरे काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं जिनसे मैं सिर्फ कंपनी के ज़रिए उनसे जान पहचान थी, लेकिन फिर मैं उनके देश गया, उनसे मिल के आया, उनके घर गया, खाना खाया, तो ये भाव भी बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं। तो यहाँ पर देखिए सर ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, और मैं भी यही कहना चाहूँगा कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं और जिस फ्रिक्वेंसी में वो हो रहे हैं कि बच्चे की एक बार तैयारी है आपकी और आपका वो एग्ज़ाम कुछ पॉइंट से रह गया, तो उसके बाद 2-3 साल आप इंतज़ार कर रहे हो और मालूम नहीं है कि आपका उस समय क्या हो। और इस फील्ड में ये है कि चलो आज आपको कम लैंग्वेज आ रही है, कल और सीखोगे तो फिर धीमे धीमे ग्रोथ होगी। उसमें कोई वन डे एग्ज़ाम नहीं है कि इस एग्ज़ाम में पास नहीं हुए तो पूरी मेहनत खराब। तो इस फील्ड में ये चीज़ एक बहुत अच्छी है, और धीमे धीमे जब आप काम करते हैं तो आपको एक्सपोजर मिलता है, आप दूसरे फील्ड्स में भी जा सकते हैं। अभी सर शायद आईटी सेक्टर की भी, डाटा साइंस की भी पढ़ाई कर रहे हैं ताकि इसमें और आपको ग्रोथ मिल सके। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो लैंग्वेज जो मैंने सीखी है इसको बतौर लॉन्च पैड के तौर पे इस्तेमाल करूँ और दूसरे फील्ड्स को एक्सप्लोर कर सकूँ, ताकि और अच्छे पैसे कमा सकूँ और भी नई नई चीज़ें सीख सकूँ। क्योंकि आज के टाइम में अगर आपको आगे बढ़ना है तो खुद की नॉलेज को इवॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। भाषा आती है, वो मेरा एक स्किल है, वो मेरे कभी नहीं जाएगा। तो साथ ही जी बिल्कुल, तो वो स्किल मेरा कभी नहीं जाएगा। तो साथ ही मैं कुछ और चीज़ें भी सीखता रहता हूँ जो कि मुझे मेरे करियर में हेल्प करेंगी। जी, तो कुछ ऐसा ये प्रश्न था कि मतलब सबसे पहले क्या है, बच्चे क्या है, हमारे यहाँ के जो ऑडियंस है वो ये है कि अगर किसी एग्ज़ाम में इंग्लिश भी आ रहा होता है तो उस एग्ज़ाम को स्किप कर देते हैं कि हमको नहीं देना वो एग्ज़ाम। तो उसमें आप तो पुर्तगाली की, स्पेनिश की और पता नहीं किस किस की बातें कर रहे हैं, तो क्या उनके बस का है, सीख पाएंगे? देखिए मेहनत आपने अपने मतलब घर वालों को करा दिया, किराएदारों को भी करा दिया, तो उनका क्या था मतलब? देखिए मेरी जो छोटी बहन है वो हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई है, मध्य प्रदेश बोर्ड से, और उसने भी सीखी, करीब उसे समय लगा, 1.5 साल के आसपास का समय लगा। उसने अंग्रेजी पे भी मेहनत की साथ साथ, और साथ ही साथ उन भाषाओं पे भी मेहनत की, और हाँ उसको जॉब मिल गई। तो कहने का मतलब है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी थोड़ी, लेकिन जितनी मेहनत आप सरकारी नौकरी के लिए कर रहे हैं उससे बहुत कम मेहनत में यहाँ काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे सर से, सर का एक ट्रैवलिंग चैनल भी है और वहाँ पर सर उन लोगों को गाइड भी करते रहते हैं टाइम टू टाइम जो इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। विदेशी लैंग्वेज सीख कर ऐसे देशों में जहाँ इंग्लिश का प्रचलन कम है, वहाँ हम ट्रांसलेटर के तौर पर बड़ी बड़ी MNC कंपनीज़ में, साथ ही साथ और भी जगह काम कर सकते हैं, और इस फील्ड में बहुत अच्छा स्कोप है। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं यहाँ पर चंबल के किनारे, क्योंकि अभी हम भदावर महाराज के किले पे थे और उसका ये एक टाइमिंग रहती है, शाम को 5 बजे तक ही आप वहाँ पर रह सकते हैं, तो इसलिए वहाँ से हमें आना पड़ा। प्रश्न बहुत सारे हमने तब तक पूछ चुके थे सर से, कुछ प्रश्न अभी भी रह गए थे, तो मैंने सोचा उनको यहाँ पर शूट कर लेते हैं। तो सर एक प्रश्न तो ये है, जैसे कोई स्टूडेंट है,
बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो वोकल नहीं होते लेकिन मेहनती बहुत होते हैं। वो मतलब लिखा पढ़ी का सारा काम कर लेंगे, जैसे उनको इंग्लिश भी आती है तो वो लिख लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन बोलने में थोड़े हिचकिचाते हैं। तो इसी तरीके से जो लैंग्वेज आप बता रहे हैं, जो फॉरेन लैंग्वेज वो सीखेंगे और उनको इतना काम आ जाता है, बोल लेते हैं, वो लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उनके लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखिए, काफ़ी तरह की ऐसी जॉब्स होती हैं। कुछ ऐसी होती है जिनमें स्पोकन का काम बहुत ज़रूरी होता है, हाँ। और कुछ ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ आपको रिटर्न वर्क करना होता है। अच्छा। तो ऐसे लोगों को भी जॉब आसानी से मिल जाती है हम्म। जिनका स्पोकन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन या स्पोकन में ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, मैं ये कहूँगा, लेकिन उनका रिटन स्किल बहुत अच्छा है। तो ऐसे लोगों का भी सिलेक्शन हो जाता है, उनको जॉब्स मिल जाती हैं। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है ऐसी जॉब्स ढूंढने के लिए, हाँ। लेकिन मिल जाती हैं। कई बार तो कुछ ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जिसमें सिर्फ पहले 2 लेवल करने के बाद या सिर्फ 1 लेवल करने के बाद नौकरी मिल गई, क्योंकि कुछ हर कंपनी को आप बहुत हाई लेवल का एक्सपर्ट नहीं चाहिए होता। कि भाई कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें नॉर्मल बेसिक नॉलेज हो जिसको लैंग्वेज का, उसको भी ले लेते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए भी जॉब के चांसेस अच्छे रहते हैं। अच्छा। और आजकल तो बहुत चल रहा है, एआई टूल्स आ गई हैं, और मतलब लैंग्वेज को तो मतलब किसी भी लैंग्वेज में आप कन्वर्ट तो गूगल से ही कर सकते हैं। तो वो लिखा पढ़ी वाले यहाँ पे मात नहीं खा जाएंगे कि मतलब ये काम तो गूगल ही कर देगा? देखिए बिल्कुल, जो अगर बात करें इस जगह काफ़ी सारे लोग गूगल ट्रांसलेटर्स इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक जो मैनुअल टच होता है, हाँ। वो एक आपको 1 to 1 जो क्लाइंट से बात करनी है। एग्जैक्टली जो क्लाइंट से बात करनी है, वो चीज़ आपको सिर्फ एक इंसान ही करके दे सकता है। बाकी हाँ, रही बात करें अगर फ्यूचर की, जब एआई और ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, टेक्नोलॉजी और ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, शायद उस टाइम पे इसका स्कोप नहीं रहे, लेकिन उसको होने में भी अभी करीब 10 से 15 साल और लगेंगे। अच्छा। तो अभी के लिए करियर बनाने के लिए या फिर लैंग्वेज को एज अ लॉन्च पैड यूज़ करने के लिए, दूसरे फील्ड्स में जाने के लिए एक बहुत अच्छा समय है अगले 10 से लेके 15 साल तक। उसके बाद आप इसमें स्विच भी कर सकते हैं और नई स्किल सीख लें और आगे जा सकते हैं। मेरे काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं जो इन भाषाओं को सीख के और उसके बाद वो किसी दूसरे क्षेत्र में चले गए। वो डेवलपर बन गए, वेब डेवलपर बन गए, या फिर सर्विस नाउ डेवलपर, अलग अलग तरह के उन्होंने स्किल सीख लिए, और वो या फिर उस किसी भी फील्ड में मैनेजरियल लेवल पे चले गए। तो इस तरीके से ज़रूरी नहीं है कि आप लैंग्वेज के ही फील्ड में रहें, आप इवेंचुअली उससे किसी और कोई और ट्रैक भी पकड़ सकते हैं। और काफ़ी लोग मैंने देखा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बहुत से अलग अलग जगह वो बीए भी करते हैं, मतलब विदेशी लैंग्वेज में, या एमए कर रहे हैं, या कोई रिसर्च कर रहा है, तो उनके लिए भी वैकेंसीज रहती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। तो देखिए, 2 तरह के कोर्सेज होते हैं, एक हो गया डिप्लोमा कोर्स, हाँ। एक हो गया डिग्री कोर्स। जो डिप्लोमा कोर्स होता है वो उन लोगों के लिए होता है जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, हाँ। ओके, या फिर जो काफ़ी सरकारी नौकरी की तैयारी की, काफ़ी समय दिया लेकिन उसमें नहीं हो पाया, फिर वो ये डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी 12th का एग्ज़ाम पास किया है, ऐसे बच्चों को मेरे हिसाब से अगर वो लैंग्वेज के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो वो बीए कर सकते हैं किसी भी भाषा में। दिल्ली यूनिवर्सिटी के काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जो बीए करवाते हैं, ओके, अलग अलग भाषाओं में, और साथ ही साथ एमिटी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे कुछ बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं जी, वहाँ से इन भाषाओं में बीए ग्रेजुएशन की जा सकती है, मास्टर्स की जा सकती है। और ये तो सर हो गया बीए वगैरह और ग्रेजुएशन लेवल की चीज़ है। और ऑनलाइन कोर्स भी होते हैं क्या इसके, कि घर बैठ के भी लोग सीख सकते हैं? ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, लेकिन वो कंपैरेटिवली थोड़े महंगे पड़ते हैं, क्योंकि टीचर आपको स्पेसिफिकली टाइम देगा, तो उसके आर्ली रेट्स करीब 1000 रुपये घंटा, 750 रुपये घंटा, कई बार 1500 से 2000 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से भी होते हैं, जो बहुत महंगे होते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इससे बेहतर होगा, और मैं पर्सनली भी सजेस्ट करूंगा कि क्लासरूम की जो एक क्लास होती है, वहाँ पे सीखने का जो माहौल रहता है, क्योंकि क्लासरूम में आप खुद जो अगर सेंटेंस कोई गलत बोलेंगे तो टीचर आपको सुधार देगा, तो आप उससे तो सीखेंगे ही, साथ ही साथ आपका जो साथ में पड़ोसी है, सहपाठी है, वो भी अगर कोई गलती करेगा आप उसकी गलती से भी सीखते हैं। तो इसलिए क्लासरूम का ये जो सीखने का तरीका होता है कि भाई इंस्टीट्यूट पे जाना, वहाँ जाके पढ़ाई करना, उसमें सीखने से आप जल्दी सीखते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस में उतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता मेरे हिसाब से, जो कि एक प्रॉपर क्लासरूम में मिलता है। हालांकि ऑप्शंस है, लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं, तो मैं उनको रिकमेंड नहीं करूँगा। अच्छा, आप नहीं पढ़ाते? बच्चे बोलने लगेंगे कि सर से बोल दो कि हमें पढ़ा दें। जी, फ्यूचर में मेरा प्लान है कि एक यूट्यूब चैनल में और स्टार्ट करूं जो कि इन लैंग्वेजेस को पढ़ाने के लिए होगा, लेकिन वो भविष्य का प्लान है। अभी तो मैं फ़िलहाल जो मेरे शौक़ हैं, घूमने फिरने का शौक़, वो अपने मैं यूट्यूब चैनल के ज़रिए एक उस पर एक्सपीरियंसेस शेयर करता ही हूँ। लेकिन जब भी मैं कुछ ऐसा चालू करूँगा जो कि नियर फ्यूचर में होगा, तो मैं उस चैनल पे ज़रूर अपडेट करूँगा। ट्रैवलिंग बहुभाषी मेरे चैनल का नाम है, तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, देखिएगा। मैं अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस उस पर शेयर करता हूँ,
और हाँ। हाँ और मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि जो लोग भी इस फील्ड में जाना चाहते हैं, मतलब तो उनके लिए कभी भी गाइडेंस की कोई भी ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए आप सर समय समय पे अपने चैनल पे कोई भी सेशन रख सकते हैं, लाइव जी जी सेशन वगैरह, जिसमें बच्चे पूछ पाएँ कि हम यहाँ पे फंस रहे हैं। और एक चीज़ और है सर, ज़्यादातर ऑडियंस ऐसी है जो जिनकी एज काफ़ी हो गई है। अगर मैं एवरेज देखूं तो लगभग 27-28 साल का एवरेज व्यूअर है हमारे चैनल पे। तो कहीं ना कहीं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, अब ओवर एज हो गए। तो क्या इस एज पर भी जाके यहाँ पे जॉब्स मिल सकती हैं? क्योंकि हमने सुना है कि आईटी सेक्टर में या फिर जो एमएनसीज हैं उसमें नई एज के जो लोग रहते हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि इस क्षेत्र में कंपटीशन नहीं है, मतलब काफ़ी सारी नौकरियां रहती हैं और बंदे कम रहते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी क्या है। जो मैंने पर्सनली, जब मैं अभी 31 साल का हूं और मैंने जब मैं 25 के आसपास का था तब मैंने लैंग्वेज का कोर्स किया था उस समय पे, और 26 पे मेरी नौकरी लग गई थी। तो अगर कुछ साल आगे भी होता, इनफैक्ट मेरे काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं जो शायद जिनके 2 बच्चे हैं, जो बड़े बड़े हैं, 5th 6th में हैं, और वो उनकी उम्र करीब 35 से 36 साल की है, 38 साल की है। उन्होंने भी जाके लैंग्वेज सीखी और फाइनली उन्होंने भी जॉब लैंड की है। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग, इससे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस एज ग्रुप से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप में लैंग्वेज सीखी है, आप में वो काबिलियत है, आपको जॉब मिलेगी। आखिरी में क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए सर? आ, एक संदेश की, मतलब आपने जो किया है, क्या ये कॉन्फिडेंस बच्चों में एकदम से नहीं आता किसी भी नई फील्ड में जाने के लिए? तो आप भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, आप उसमें फेल हुए 2 बार 3 बार, फिर आपको एक इमरजेंसी में कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ा और वो आपके लिए इतना कारगर साबित हुआ। तो और छात्रों से आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब क्या वो ये कर सकते हैं? बिल्कुल, लोगों को चिंता बहुत होती है, पता नहीं इसमें होगा कि नहीं, और कौन सी लैंग्वेज सीख लें, कि मतलब पुर्तगाली सीख लें, उसमें कहीं ज़्यादा लोग ना हो जाएं, या चाइनीज़ सीख लें, या कि मतलब फ्रेंच सीख लें, मतलब कौन सी पे सबसे ज़्यादा कम कंपटीशन है, ये सारी चीज़ें वो कैसे सर्च वगैरह करें? तो देखिए, मेहनत तो आपको हर जगह करनी पड़ेगी। ओके, अगर लैंग्वेज सीखना है, मेहनत करनी पड़ेगी, बल्कि लैंग्वेज में एक लगातार मेहनत है। अगर आप 1 साल के ड्यूरेशन में जब आप लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आपको पूरे 1 साल लगातार मेहनत करनी है। हालांकि वो मेहनत दिन का अगर आप 3 घंटा रोज़ दे पा रहे हैं वो सफिशेंट है। जबकि सरकारी नौकरी के लिए सब जानते हैं कितनी मेहनत करते हैं, हम सब लोग कितनी मेहनत की हुई है। ऐसे लोगों ने जो असफल रहे लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन इसमें अगर आप दिन का मात्र 3 घंटा भाषा सीखने के लिए देते हैं, 1 साल के अंदर आप बहुत अच्छी भाषा बोलने लगेंगे, लिखने लगेंगे। रही बात ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, तो ये एक बहुत अच्छा क्षेत्र है जिसमें आप आके सीख सकते हैं लैंग्वेजेस और इवेंचुअली एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। और क्या पूछा था? तो रही बात लैंग्वेजेस सीखने की कि कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, कोई भी यूरोपियन लैंग्वेजेस सीखी जा सकती है। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप स्पेनिश के ही पीछे भागें या फ्रेंच के ही पीछे भागें। आप इटालियन सीख सकते हैं, आप पोर्चुगीज़ सीख सकते हैं, या फिर जापानीज़ और चाइनीज़ के लिए भी जा सकते हैं। हालांकि जो जापानीज़ और चाइनीज़ के कोर्सेज़ हैं वो थोड़ा ज़्यादा समय लेते हैं। उनके कोर्सेज़ का ड्यूरेशन 1.5 साल से लेकर 2 साल तक जाता है, लेकिन उनमें भी पैकेजेस काफ़ी अच्छे हैं। तो ये है। और अगर मेरा पर्सनल एक सजेशन सब लोगों के लिए, जो आपके व्यूअर्स हैं जो ये देख रहे हैं, अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलती कोई बात नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बस आपको एक सही राह की ज़रूरत है। ये उनमें से एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। अगर आप मेहनत कर सकते हैं, उतनी मेहनत नहीं करनी जितनी सरकारी नौकरी में करनी है, लेकिन अगर यहाँ थोड़ी मेहनत कर सकते हैं, थोड़ा आप अपने स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि इन नौकरियों में मेहनत के साथ साथ थोड़ा पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी ज़रूरी होती है। तो अगर आप उस पर भी साथ में काम कर सकते हैं तो जॉब मिलना बहुत ही आसान है और आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा कि सर का बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में, और ये एक नया वीडियो था, मतलब एक नया टॉपिक था हमारे चैनल के लिए। अक्सर मैं इस तरीके के वीडियोस नहीं बनाता, पहली बार ही ऐसा वीडियो बना रहा हूँ। उसका भी कारण यही था कि आप में से कई लोग डिज़र्विंग हैं जो किसी दूसरे फील्ड में बहुत शानदार काम कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि इन फ्यूचर मैं ऐसे ही डिफरेंट फील्ड के लोगों से मिलूँ और उनके एक्सपीरियंस को आपके साथ साझा कर पाऊँ। धन्यवाद। जय माता दी।